11 साल पहले यानी AIP को लॉन्च हुए कुछ ही दिन हुए थे और रिलायंस ने अपने सस्ते डेटा प्लान्स को लॉन्च नहीं किया था। तब वीडियो स्ट्रीमिंग और वीडियो ऑन डिमांड सर्विसेज कुछ ऐसी ही थी जैसे RCB का फैंडम ना छूटना। उस वक्त इंजीनियरिंग कर रहे अपूर्व के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो MBA कर ले या तो वो स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाए। और आज हम स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में उन्हें गुप्ता जी के नाम से जानते हैं। लेकिन एक मिनट, फिर ये क्या है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या काम है यहाँ पे? इसका क्या फायदा है यार? इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं? कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस। The person you are trying to call is currently busy. 2009 में अगर कॉमेडी स्टोर यूके से मुंबई ना आता तो आज भी स्टेज आर्टिस्ट, कॉमेडियंस, थिएटर आर्टिस्ट इतना बूस्ट नहीं पकड़ पाते और शायद पापा CJ दिल्ली NCR की जान ना बनते। जब तक कॉमेडी स्टोर यहाँ आया नहीं था ना, तब तक इंडिया में रसल जोक्स ही चलते थे। लाल चीटी, काली चीटी, सफेद चीटी, या लोग जो है वो कवि सम्मेलन में जाते थे या जॉनी लीवर को टीवी पे देख के और कॉमेडी शोज का आनंद लेते हुए हंसते रहते थे। और 11 साल बाद हमारे पास खुद के कॉमेडियंस और कॉमेडियंस हैं जो एकदम अनफिल्टर्ड कॉमेडी का एक नया चैप्टर लिखते हैं और एक नया ही ट्रेंड अपने आप ही बनाए जा रहे हैं। कॉमेडी अब फाइनली एक सीरियस बिजनेस है और ये एक गेम चेंजर बिजनेस मॉडल भी है आगे आने वाली जनरेशन का, जहां पर सस्ता इंटरनेट और OTT प्लेटफॉर्म्स आपको मजबूर कर रहे हैं कि देखो यार, पैसे देखकर देखो। आपने नोटिस किया कि हर चीज में अब कॉमेडी है। कॉमेडी से शुरुआत होती है और कॉमेडी पे चीजें अंत होती हैं। आज से 10 से 15 साल पहले कॉमेडी को इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। उन्हें बस एक खाली जगह को भरने के लिए बीच में डाल दिया जाता था किसी भी टीवी शो या अवार्ड सेरेमनी के अंदर। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, भरत कुकरेती जो कि हेड है क्रिएटिव टीम के कपिल शर्मा शो के अंदर, उन्होंने ऐसा बयान दिया था और कहा था कॉमेडी अब एक इंटीग्रल पार्ट है हर बिजनेस के अंदर और खासकर एंटरटेनमेंट के अंदर। चाहे वो डांस का हो, रियलिटी शो हो, सिंगिंग का हो, कॉमेडी जरूरी है। और यहाँ तक ये भी देखा गया कि अगर ह्यूमर एलिमेंट नहीं होता इन शोज के अंदर तो TRP ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है। लेकिन आप अगर स्टैंड अप कॉमेडी को बड़े ध्यान से देखते हैं तो आप ध्यान से एक चीज भी नजर आई होगी, ये और ये। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मित्रों, ये कोई लोगो नहीं, ये इतनी बड़ी चीज है कि ना केवल ये लोगो खुद बल्कि आर्टिस्ट और आप ऑडियंस भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जो इसे एक गेम चेंजिंग बिजनेस मॉडल भी बनाता है। 2017 में TOI की एक रिपोर्ट आई, राइमिंग देख रहे हो? उन्होंने बताया 61% व्यूअर्स कॉमेडी देखना पसंद करते हैं नेटफ्लिक्स से ज्यादा। तो ये है क्लब जिनकी व्यूअरशिप शाम 7 बजे से 35% से राइज हो जाती है। ऐसा ही एक गोवा का लाफिंग क्लब, लास वीगस क्लब के CEO वॉरेन वीगस ने कहा था कि अब ये क्लब्स एक बिग मनी मेकिंग मशीन्स हैं। इंडिया के सबसे बड़े कॉमेडियंस करोड़ों रुपए कमाते हैं टिकट सेल्स, ब्रांड वर्क और स्पेशल्स से। और ये जो स्पेशल्स है ना, ये बहुत स्पेशल है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन ये क्लब्स कमाते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू कहां से जनरेट करते हैं और क्यों ये नेक्स्ट बिग थिंग है एक क्रिएटर इकोसिस्टम के अंदर। और ये भी बात करेंगे कि ये कॉमेडियंस अपना करियर कैसे बनाते हैं, क्या ये बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, इनके लिए अर्न कितना करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है, और हाँ, लगाना पड़ता है, और बाकी चीजें वगैरह वगैरह। अब आप इन क्लब्स को एज एन थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो अगर ये एक थिएटर है जहाँ पर लाइव शोज हो रहे हैं तो पॉपकॉर्न, ड्रिंक्स, जूसेस सभी को इंक्लूड किया जाएगा जैसा कि एक मूवी थिएटर में होता है। तो वहां से इनका एक रेवेन्यू सोर्स बनता है, यानी कि टिकट सेल्स से। दूसरा, मेंबरशिप्स, अगर ये एक क्लब है तो इसकी एक मेंबरशिप भी होती है। और तीसरा, सोशल मीडिया। ये तो इनकी 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हो गई। लेकिन इनका बिजनेस मॉडल क्या हुआ? अब आप यहाँ पर IPL के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। किसी टीम को यंग लोकल टैलेंट चाहिए होता है तो वो अपने स्काउट्स को भेजता है कि भैया जाओ और ढूंढो कि एक नया टैलेंट हमें मिले कम प्राइस में जिससे हमारी टीम को फायदा हो सके। जगह जगह वो स्काउट्स को भेजेंगे। अब आप इन क्लब्स को आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनीज मान सकते हैं, जहां पर ये मैनेजमेंट कंपनीज अपने स्काउट्स को भेजती हैं टैलेंट को ढूंढने के लिए। ढूंढो भाई कौन है ज्यादा टैलेंटेड जो खड़े होके दिन भर हंसा सके। जहां पर फिर ये टैलेंट्स को ढूंढते हैं, मैनेज करते हैं, उसके लिए बुकिंग्स करते हैं, उसको स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और एक ब्रांड बनाते हैं जिससे उनके क्लब का जो नाम है वो हाईलाइट हो सके। अब एग्जाम्पल के तौर
पे क्लब का नाम पीछे एक आपको फेमिलियरिटी देता है कि हाँ, इस आर्टिस्ट ने इस क्लब में जाके परफॉर्मेंस दिया था, और जिससे एक स्पेसिफिक ऑडियंस उस क्लब की तरफ जाती है। और इस एक चीज से इनके वो तीनों जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जहाँ पर लोगों को अगर ये क्लब पसंद आता है तो वो मेंबर बन जाते हैं, नहीं आता तो टिकट खरीद के जाते हैं और वहीं थिएटर वाला माहौल एंजॉय करते हैं। और तीसरा, इसी कंटेंट को वो सोशल मीडिया में भी डालते हैं, जिससे ये साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है और ऐसे ही घूमता रहता है। नया टैलेंट आएगा, अपना टैलेंट दिखाएगा, लोग आएंगे, लोग खरीदेंगे टिकट, सोशल मीडिया पे जाएगा और फिर यही वायरलिटी का सर्कल घूमता रहेगा और इसी सर्कल से और लोग भी आएंगे। और आगे इस वीडियो को देखने के लिए ध्यान रखना कि ये कंपनीज या क्लब्स एक आर्टिस्ट मैनेजमेंट को अपना कोर मानते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब आपके मन में एक चीज आती होगी, यार फिर ये आर्टिस्ट कैसे कमाते हैं, आर्टिस्ट अपना करियर कैसे बनाता है अगर ये कंपनीज उन्हें नहीं ढूंढ पाती तो। ये क्लब्स 3 कैटेगरीज में काम करते हैं, प्राइवेट शोज, कॉर्पोरेट शोज और आर्टिस्ट मैनेजमेंट, जो कि हमने अभी अभी जाना। लेकिन अब प्राइवेट और कॉर्पोरेट शोज कैसे इनके लिए और एक बिगिनर या एक स्मॉल आर्टिस्ट के लिए एक गेम चेंजर बन जाता है। ये पूरा इकोसिस्टम एक गिग वर्क की तरह काम करता है। जैसे कि जोमेटो या स्विगी, डिलीवरी वाले को जब तक ऑर्डर मिलेगा उसके फोन की घंटी बजेगी तभी तो वो ऑर्डर कलेक्ट करने जाएगा और उसको उस बात के कमीशन मिलेंगे। वही चीज ये क्लब्स जो हैं आर्टिस्ट को सामने रख के, अब वो आर्टिस्ट अपने टैलेंट से कितनी ऑडियंस को ला सकता है उस क्लब के लिए, वो डिसाइड करता है कि वो आर्टिस्ट कितना कमाएगा। इसे आप एज एन फ्रीलांसर की तरह भी देख सकते हैं। प्राइवेट शोज 2 तरीके के होते हैं। पहला, किसी ने आपको बुक किया है क्लब के जरिए, और दूसरा होता है कि आप क्लब के जो टाइमिंग्स हैं उसके अंदर एक स्लॉट पाना चाहते हैं 30 से 40 मिनट का, कि भैया मुझे टाइम दे दो अपने क्लब के अंदर ताकि मैं अपनी एक ऑडियंस बना सकूं। और दूसरा आ जाता है हमारे कॉर्पोरेट शोज, जैसे कि TCS, रिलायंस, किसी होटल मैनेजमेंट चेन ने आपको बुलाया है और इसका भारी कमीशन होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में हमेशा आपको ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे और ज्यादातर आर्टिस्ट जो हैं वो इसी चीज को टारगेट करते हैं कि कैसे भी करके भाई कॉर्पोरेट शो वाला जो है टाइम स्लॉट मिल जाए। ऑब्वियसली उसमें क्लब और आर्टिस्ट दोनों को तगड़ा कमीशन मिलता है। और ये कॉर्पोरेट शोज और ये जो शोज हैं प्राइवेटली जो बुक करने के होते हैं वो कहां से आते हैं? आर्टिस्ट मैनेजमेंट, जहां पर मैनेजर ये शोज बुक करने के लिए और क्लाइंट्स लाने के लिए कुछ कमीशन आर्टिस्ट से भी चार्ज कर लेते हैं। संजय मनकतला इससे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि इस तरीके के बिजनेस को खोला जाए 2010 में, जब कॉमेडी स्टोर जैसे क्लब्स ने एंट्री ली यूके से इंडिया में। तो वो भली भांति जानते थे इस बिजनेस को अंदर और बाहर से। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि देखो, एक गुड न्यूज है, यूके के स्टैंड अप कॉमेडियंस से ज्यादा इंडिया के स्टैंड अप कॉमेडियंस और आर्टिस्ट कमा सकते हैं, क्योंकि भाई ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। लेकिन बैड न्यूज ये है कि आपको पहले 3 साल रगड़ के मेहनत करनी है, क्योंकि यहां आपको लिटरली 0 मिलेगा, यहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट भी लगानी पड़ सकती है। ऐसे ही हमने ट्राई किया कि यार ये सच बात है, तो लोकल कॉमेडियन से हमने ट्राई किया जितना हम कर सकते थे। तो एक जान पहचान वाला दोस्त मिला, उसका कोई दोस्त कॉमेडी आर्टिस्ट था, वो पहले 3 साल के अंदर था। हमें शॉकिंग बात ये पता चली कि कभी कभी तो उनको अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं अपनी ऑडियंस को सर्व करने के लिए। उनको जूस पिला दो या उनको पॉपकॉर्न दिला दो ताकि वो हमारी ऑडियंस देखने आए और हमसे एक बॉन्ड बना सके, ताकि लॉन्ग टर्म में वो हमारे एक्ट्स को ऐसे ही एंजॉय कर सके। जी हाँ, ये एक हार्श रियलिटी मान सकते हैं कि कभी कभी आर्टिस्ट के पैसों से ही आप वो ड्रिंक्स खरीदते हैं। खैर, इस बात को जाने देते हैं। तो संजय ने इसका पूरा एक टिकटिंग मैथ्स बताया कि ये मैथ्स कैसे काम करता है। देखिए, अगर आप एक सोलो शो करते हैं तो एक कॉमेडियन को टिपिकली 25 से 40% टिकट सेल्स का कमीशन मिलता है, और अगर एक टिकट 500 रुपए की है तो वहीं आर्टिस्ट का कमीशन लगभग 200 से 220 रुपए हो जाता है पर टिकट। लेकिन अगर टिकट ज्यादा सेल आउट नहीं होती तो वो फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है क्लब्स के द्वारा आर्टिस्ट को, यानी कि 10,000 से लेकर 2 लाख के बीच में वेरी करता है आपके लेवल के हिसाब से, कौन से लेवल पे आप हैं। लेकिन जब बात आती है कॉर्पोरेट रेट्स की तो यही आंकड़ा लाखों तक भी टच कर जाता है। अगर आप बिगिनर भी हैं, स्टार्ट भी कर रहे हैं, और अगर स्टार्टिंग में ही आपको कॉर्पोरेट शो मिलता है तो आप 20,000 से 80,000 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। और यही वो चीज है, कॉर्पोरेट शोज ही वही चीज है जहां पर आर्टिस्ट अपने पार्ट टाइम जॉब्स को छोड़ के फुल टाइम इस करियर में जान झोंक देते हैं। और अगर उस आर्टिस्ट की अच्छी खासी फॉलोइंग है और 200 लोगों तक वो इकट्ठा कर सकता है अपने एक्ट के लिए, तो 30 से 45 मिनट के लिए वो 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख तक चार्ज
चार्ज कर सकता है। लेकिन ये चीज इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि एक आर्टिस्ट हर दिन ये सब नहीं कमाता, हर महीने ये सब नहीं कमाता। उसे वो अपने आइडिया को टेस्ट करना होता है, स्क्रिप्ट लिखनी होती है, उसके बाद लोगों को पसंद आएगा या नहीं उसके ऊपर प्रैक्टिकल टेस्ट करने के बाद ही वो मार्केट में जाता है इन आइडियाज को सुनाने। तो अगर हम कंक्लूजन देखें तो 0 से 3 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो लिटरली आप 0 कमाते हैं। लेकिन इसका भी एक इलाज है जो आज के जनरेशन ने ढूंढ निकाला है, सोशल मीडिया। जहां पर आप देखते होंगे इन कॉमेडी क्लब्स के अलावा स्टैंड अप कॉमेडियंस ने अपने ही यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो भी अपलोड करने चालू कर दिए, जो एक उनको एक्स्ट्रा एज दे के जाता है उनकी अर्निंग्स में। इंस्टाग्राम रील्स तो है ही। और अगर आपका एक्सपीरियंस 2 से 5 साल के बीच में है तो आप 1 से 2 लाख पर ईयर का मान के चल सकते हैं। और 5 साल से ज्यादा का आपको एक्सपीरियंस है तो नमस्कार, थोड़े पैसे इधर भी दे दो। 15 लाख से लेकर 1 करोड़ तक चार्ज करते हैं आर्टिस्ट। अभी इसमें मैंने सोशल मीडिया की इनकम को इंक्लूड नहीं किया है। तो अब आप मुझे बताओ, कॉमेडी एक सीरियस बिजनेस है या नहीं? वैसे लेट वाली वीडियो में आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस का स्टिंग ऑपरेशन देखने को मिलेगा, जिसमें शॉकिंग बातें पता चली। और राइट वाली वीडियो में कुछ यूनिक यूट्यूब चैनल आइडियाज जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुतों ने एंजॉय किया देखते हुए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। इसलिए कहता हूँ हेलमेट पहना करो। देखो हाथी को कितनी चोट लग गई, चींटी ने हेलमेट पहना था इसलिए बच गई वो बेचारी। पहनो हेलमेट।